कमेंट इफ यू आर लाइव, जल्दी से बताओ, टेल मी फास्ट। गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग सुधांशु, गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग संदीप, अमित, राहुल, ऑल डन, चलिए बढ़िया। ओके, गुड इवनिंग डॉली, शिव प्रकाश, मनोरंजन, सतीश, नेहा। ओके, ऑल द डियर स्टूडेंट्स, वेरी 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 वेलकम। ये बताइए होली कैसी रही आप लोगों की? मनाई होली अच्छे से? होली सेलिब्रेट कर ली बढ़िया से? चलो बहुत ही बढ़िया। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये बताइए पिछली क्लासेस में कोई डाउट है? एक लड़के ने पूछा था कि सर चेयर के ऊपर लेग्स में कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे आएगी? तो चेयर के ऊपर जब हम बैठेंगे, चलो थोड़े से एक दो डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं जो मुझे दिखाई दिए। वैसे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। हुक्स लॉ, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन नहीं आया समझ में तो दोबारा से लेक्चर देख लेना, आ जाएगा समझ में। दिमाग को एकदम खुला रख के खाली दिमाग से जब पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आता है। अगर आप दिमाग में पहले से ही कुछ कचड़ा लेकर बैठे हो तो उसमें अगर घी भी डाला जाएगा तो वो घी भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी कुछ पढ़ने आओ क्लास में, सब कुछ पुरानी चीजें हटा के आओ, एकदम साफ सुथरा मन लेके, साफ सुथरा दिमाग लेके आ रहा हो, तो जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा वो शुद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर है ना? ट्रू स्ट्रेन इन कंप्रेशन, अरे बेटा कंप्रेशन में ये बताओ लेंथ बढ़ जाती है कम हो जाती है? कंप्रेशन में लेंथ बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है ना? तो कंप्रेशन में ये लेंथ छोटी हो गई है, जब ये डिनोमिनेटर छोटा हो गया है तो स्ट्रेन ज्यादा आएगी ना। तो ट्रू स्ट्रेन ज्यादा आएगी। नॉमिनल स्ट्रेन में तो लेंथ वही की वही रहेगी, लेकिन ट्रू स्ट्रेन में क्या होगा, लेंथ कम वाली लेंगे तो ट्रू स्ट्रेन ज्यादा आएगा। इतनी छोटी सी बातें भी समझानी पड़ती हैं क्या? ये कौन समझाता है? ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना? एक बार और ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन समराइज कर दें 2 मिनट में। ये लो, अगर आपने टेंशन लोडिंग लगाई, टेंशन लोडिंग लगाई, बताओ एरिया कम होगा बढ़ जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ तो बढ़ जाएगी मुझे पता है, लेंथ बढ़ जाएगी सबको पता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, ठीक है ना? तो जो स्ट्रेस होती है वो लोड अपॉन एरिया होती है। नॉमिनल स्ट्रेस जो होगी वो नॉमिनल लोड अपॉन नॉमिनल एरिया, मतलब जो भी लोड आ रहा होगा इस टाइम पे डिवाइडेड बाय नॉमिनल एरिया, यानी शुरुआत वाला ही एरिया, ओरिजिनल एरिया। लेकिन जो ट्रू स्ट्रेस होगी, ट्रू स्ट्रेस कैसे आएगी? लोड डिवाइडेड बाय ट्रू एरिया ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया सच्चा वाला लेंगे, और सच्चा वाला एरिया क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो सच्चा वाला एरिया जब कम हो चुका है तो सच्ची वाली स्ट्रेस तो बढ़ जाएगी ना। ये कोई बताने वाली बात है? बताओ, तुम ऐसी चीजें मुझसे बतवा रहे हो दोबारा से, मतलब। हाँ, तो ट्रू स्ट्रेस क्या हो जाएगी? ट्रू स्ट्रेस विल बी ग्रेटर देन नॉमिनल स्ट्रेस, यस और नो? टेंशन में, इन टेंशन, ये हो जाएगा इन टेंशन। कंप्रेशन में देख लेते हैं क्या हो जाएगा, अगले पेज पर देखते हैं। डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या खाओगे? चिप्स हैं क्या डेरिवेशन? मतलब जो चीज मैं डेरिवेशन भी करा दूंगा उसकी वजह बदले कुछ चीजें छूटेंगी। सर इलास्टिसिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी या फिजिकल? क्योंकि बिहेवियर, बेटा जो डाउट तुमने डाउट सेशन में पूछ रखा है और जिस डाउट का आंसर डाउट सेशन में किया जा चुका है वो फिर क्लास में क्यों कर रहे हो? है मतलब थोड़ा कॉमन सेंस ना है। जिस डाउट का आंसर एक बार मिल चुका वो चार चार बार एक ही डाउट का आंसर लोगे क्या? क्या फायदा? सर कंफ्यूज्ड इन मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट और विद इन इलास्टिक लिमिट। देखो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, इट इज इन डेफिनेशन लिखने में विद इन इलास्टिक लिमिट, लेकिन होने में अप टू इलास्टिक लिमिट। यानी आपको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस में सिग्मा वाई यूज करना है बस, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e, और लिखने में लिखना है विद इन इलास्टिक लिमिट बस। ठीक है ना? क्लियर?
मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e, और आप डेफिनेशन लिखोगे विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, मीन्स में डेरिवेशन आता है, मीन्स की अलग से क्लासेस होंगी तो वहां पर डेरिवेशन कर लेंगे, और इसका डेरिवेशन नहीं आता, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का डेरिवेशन नहीं आता है। ठीक है ना, मैं जिम तो नहीं जा रहा हूं, जा ही नहीं पा रहा हूं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। चलो अब ना क्लास, ये चीज समझ में आ गई, ट्रू स्ट्रेस विल बी ग्रेटर देन नॉमिनल स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस विल बी ग्रेटर देन नॉमिनल स्ट्रेस। स्ट्रेन के लिए देख लेते हैं, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन दी लेंथ। ठीक है, अब अगर टेंशन लगा दिया तो लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ विल इंक्रीज। तो अगर हम नॉमिनल स्ट्रेन देखें, नॉमिनल स्ट्रेन ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय नॉमिनल लेंथ, यानी जो शुरुआत वाली ही गेज लेंथ थी वही यूज कर रहे हैं, है ना, बड़ी हुई लेंथ यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रू स्ट्रेन की बात आएगी तब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रू लेंथ, जो अभी की एक्चुअल में जो बढ़ने के बाद हो गई है, ये वाली लेंथ आएगी। ठीक है, तो ये जो ट्रू लेंथ है, अच्छा आपने मेंस का पेपर देखा है, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, उसमें क्या ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का डेरिवेशन है? अगर क्वेश्चन पूछा गया है ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का, तो उस क्वेश्चन का ना फोटो या नाम या ईयर, है ना, कौन से साल में पूछा गया है, वो या तो आप डाउट सेक्शन में भेज देना या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना, कहीं भी भेज देना, मैं उसका डेरिवेशन कराऊंगा, फिर ये मेरी गारंटी है। चलो, तो यहां पर जो ट्रू स्ट्रेन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ इज ग्रेटर ना, ट्रू लेंथ ज्यादा हो चुकी है, तो ट्रू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा नॉमिनल स्ट्रेन से। ठीक है ना, सो ट्रू स्ट्रेन विल बी लेस देन दी नॉमिनल स्ट्रेन। मुझे लगता है बाबा रणछोड़ दास की बात सही है, सत्य बात है बाबा रणछोड़ दास ने जो की है। तो आगे चलते हैं, अब आज की क्लास का जो नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, इसको इस पे चलते हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स पे चलते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेस है वाई एक्सिस पर और स्ट्रेन है एक्स एक्सिस पर, तो अलग अलग तरह के कर्व हो सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरह के कर्व हो सकते हैं, तो देखते हैं क्या क्या तरह के कर्व हो सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। अच्छा आप ये बताओ, अगर इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिल गया हमको, लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिल गया, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इस तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, क्या कहेंगे? कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। अगर किसी मटेरियल का ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिल गया, क्या कहेंगे? इस तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम कहेंगे लीनियर इलास्टिक कर्व, लीनियर इलास्टिक। ठीक है ना, मान लीजिए किसी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह का मिल गया, जिसकी इलास्टिक लिमिट यहां पर है या एकदम एंड पर है, काफी आगे है, इलास्टिक लिमिट काफी आगे है। ठीक है, ये रही इलास्टिक लिमिट। इस तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? इस तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कहेंगे हम नॉन लीनियर इलास्टिक। नॉन लीनियर इलास्टिक। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का है कि देखो एक लिमिट तक तो स्ट्रेस बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, यहां तक आ गई। ठीक है, एक लिमिट तक स्ट्रेस बढ़ते 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 यहां तक आ गई, फिर क्या हुआ, स्ट्रेस कांस्टेंट हो गई है, स्ट्रेस कांस्टेंट हो गई लेकिन स्ट्रेन बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के मटेरियल को पता है क्या कहेंगे, इस तरह के मटेरियल को हम कहेंगे रिजिड प्लास्टिक, रिजिड प्लास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। रिजिड प्लास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, रिजिड प्लास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक हो जाएगा, क्लियर है?
ठीक है, यस। तो इलास्टिक बिहेवियर ऐसा हो जाएगा, लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, है ना, और प्लास्टिक बिहेवियर ऐसा हो जाएगा। कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर स्टील एकदम परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है? कौन सा रीजन है स्टील के अंदर, माइल्ड स्टील के अंदर कौन सा रीजन है, बताओगे? यील्ड प्लेट्यू वाला रीजन है। यील्ड प्लेट्यू वाले में पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना, तो यील्ड प्लेट्यू वाले रीजन में उतने पार्ट के लिए स्टील बिहेव्स लाइक अ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, राइट, कह सकते हैं ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर किसी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह का मिला, तो इस तरह के मटेरियल को हम कहेंगे इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक और इलास्टिक प्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक या इलास्टिक प्लास्टिक, देखो ये वाला जो पार्ट हो गया ये इलास्टिक हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया प्लास्टिक। ठीक है, तो इलास्टोप्लास्टिक या इलास्टिक प्लास्टिक, बिल्कुल सही बात है। यील्ड प्लेट्यू वाले रीजन में क्या हो गया था, इट वॉज बिहेविंग लाइक अ परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, बिल्कुल सही। कितने समझदार हो गए हैं बच्चे, सारे के सारे आंसर करते चले जाते हैं तुरंत की तुरंत। ठीक है, आगे चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का है। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक है, लेकिन साथ में स्ट्रेन हार्डनिंग भी होती जा रही है। तो जहां पर यील्ड स्ट्रेस थी ना, यील्ड स्ट्रेस के बाद में हम स्ट्रेन हार्डनिंग के साथ देख रहे हैं। प्लास्टिक रीजन तो आ रहा है, लेकिन प्लास्टिक रीजन इट इज कमिंग अलोंग विद स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, क्लियर है? इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग भी कह सकते हैं, या इलास्टिक प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह से कह सकते हैं। अगला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अगर हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का आ गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज लाइक दिस, तो अगर इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? देखो यहां पर आप ध्यान दो कि स्ट्रेसेस तो बढ़ रही हैं लेकिन स्ट्रेन जरा भी नहीं बढ़ रहा, और जब स्ट्रेसेस बढ़ती जा रही हैं, मटेरियल के अंदर स्ट्रेन आ ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी स्ट्रेसेस बढ़ती जा रही हैं, ये तो बड़ा खतरनाक मटेरियल है। इस तरह का मटेरियल है रिजिड मटेरियल, यानी इसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा, नो डिफॉर्मेशन एट ऑल, रिजिड मटेरियल या परफेक्टली रिजिड मटेरियल ऐसे कह सकते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंदर स्ट्रेसेस ही नहीं आ रहे, स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है, हल्की सी भी स्ट्रेसेस आने की गुंजाइश भी होती है, वो भग जाता है, स्ट्रेन हो जाता है उसके अंदर। कैसा हो गया ये, परफेक्टली फ्लूइड, परफेक्ट फ्लूइड या आइडियल फ्लूइड, तो दिस विल बी आइडियल फ्लूइड, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये इतने तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको नॉर्मली आइडियलाइज्ड बिहेवियर ये हैं, है ना। जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स होते हैं इनके कुछ ना कुछ पोर्शन मिक्स करके ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आइडियल फ्लूइड हो जाएगा। आप लोग वैसे अभी लिखते तो हो नहीं, लिखोगे तो आप बाद में। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चला जाए, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, ठीक है सोनू सिंह, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अरे ये तो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया तो इसका फिर आंसर भी होगा, कुछ आंसर होगा तो आप लोगों को पोल पे अटेम्प्ट करना होगा। तो जल्दी से सब लोग क्या करेंगे, चैट बंद कर देंगे, चैट बंद करके और अपना पोल ओपन करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और बताएंगे पोल आ गया कि नहीं आ गया। लिखने दीजिए, चलो लिखवा भी देंगे, अभी अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, आप लिख लेना फिर।
जिसका भी पोल नहीं आया है तो वो कमेंट में आंसर कर सकता है। ठीक है, पोल लाने के लिए पहले तो चैट बॉक्स बंद करना पड़ेगा, फिर चैट बॉक्स बंद करने के बाद एक पोल जैसा सिंबल आएगा ऊपर, उस पर क्लिक करके आपको पोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया खत्म। तो यहां पर जो आइडियली प्लास्टिक मटेरियल होता है उसमें क्या होता है कि पहले तो स्ट्रेसेस बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, है ना, एक रिजिड मटेरियल की तरह, और एक लेवल पर स्ट्रेस आने के बाद वो कॉन्स्टेंटली फ्लो करता चला जाता है। ठीक है ना, तो बिना किसी एडिशनल स्ट्रेस के लगातार स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है, इस तरह का मटेरियल होता है आइडियली प्लास्टिक मटेरियल या रिजिड प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहां पर वैसे ए बी सी डी रहना चाहिए, उल्टा पुल्टा कर दिया है। ठीक है, सी 61.97% बच्चों का सही आंसर है। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। सोनू सिंह पटेल, लव चौधरी, मनु, गणपति मोहंता और स्नेहा कुमारी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आगे चलते हैं, अब हुक्स लॉ देखते हैं। ठीक है, लेट अस सी हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, तो देखो हुक्स लॉ क्या होता है, जस्ट अ मिनट। ओके, हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ, हुक्स लॉ आप सबको पता है, हुक्स लॉ इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यस, हुक्स लॉ इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां पर लिख लेते हैं, हुक्स लॉ वैसे सबको ही पता है तो इसीलिए कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। सो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट states that within proportional limit stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. ठीक है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट? अयान चक्रवर्ती, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला लिखा दिया था। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट आएगा। अच्छा, विद इन इलास्टिक लिमिट आएगा। बताओ प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब पहले बताओ क्या होता है? रमन, प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है कि जब एक चीज दूसरी चीज के प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप मिले। ठीक है ना, और इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है कि वहां पर लोड लगाया, ठीक है, वहां तक लोड लगाया और लोड लगाने पे उसके अंदर क्या हुआ, वापस से रिकवर नहीं कर पाया। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सेम नहीं होता, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। हाँ, स्लोप इज कांस्टेंट। ठीक है ना, तो प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ही यही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें हुक्स लॉ ने नया क्या दे दिया, कोई बताएगा? हुक्स लॉ ने नया नया क्या दे दिया? प्रोपोर्शनल लिमिट का तो खुद ही मतलब ये होता है कि दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ही यही है कि आपस में प्रोपोर्शनल है। तो हुक्स लॉ ने कुछ नहीं दिया नया। ठीक है ना, बस ऐसे ही प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे ये बोल दिया। तो क्या ये तो वैसे भी पता था। और बताओ कितना नाम रोशन हो गया हुक्स लॉ का। ऐसे ही कुछ भी आप लोग भी खोज कर देना, है ना, कि बोल देना जब रात होती है तो अंधेरा हो जाता है, जब रात होती है तो चांद तारे निकल आते हैं, ऐसे करके कुछ बोल देना, तुम भी फेमस हो जाओ, क्या पता। विद इन इलास्टिक लिमिट नहीं होता मेरे बाबा, मैं बता रहा हूं तो यार मुझे इतना तो पता होगा, है ना, किताबें पढ़ पढ़ के बैठा हुआ हूं मैं। ठीक है, चलो तुमको इलास्टिक लिमिट लिखना है तो तुम लिख लो, फिर ये मत बोलना कि सर ने गलत लिखा है। तुमने खुद से गलत लिखा तो ठीक है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नाउ तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा हुक्स लॉ।
अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन हो जाएगा। और ये यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस ये है प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसके लिए स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है, स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है? क्या सारे के सारे ग्रेड्स ऑफ स्टील के लिए बराबर होती है या अलग अलग ग्रेड्स ऑफ स्टील के लिए अलग अलग होती है? हाँ, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। इट विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मान लो इस लिमिट तक आते आते स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा और स्ट्रेन की वैल्यू है एप्सिलॉन, तो ये जो थीटा है ना, ये स्लोप है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा ये यंग्स मॉडुलस के बराबर हो जाएगा एंड दिस विल बी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। अब जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है, तो उन बच्चों से एक सवाल है मेरा। आपने कहा सर इलास्टिक लिमिट तक है, आप गलत पढ़ा रहे हो सर, आपको कुछ नहीं आता सर, ये तो इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है। ठीक है, चलो मुझे कुछ नहीं आता, तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। सवाल ये है कि यहाँ पर है मेरी प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, ये पॉइंट ए रहा मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, और यहाँ पर है मेरी इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। अब बताओ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये इलास्टिक लिमिट तक सॉरी प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है या इलास्टिक लिमिट तक? यहाँ पर ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, और बी है इलास्टिक लिमिट। तो जो भी बच्चे कह रहे हैं कि सर को नहीं आता हमें आता है ज़्यादा, तो जो भी बच्चे कह रहे हैं कि ठीक है हमको ज़्यादा आता है सर को नहीं आता, इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है, सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, बता दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के कहाँ तक हैं, इलास्टिक लिमिट तक प्रोपोर्शनल हैं या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट तक हैं? ए तक है ना, ए तक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, टिल ए देयर इज स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यही यही प्रोपोर्शनल लिमिट है, जहां तक स्ट्रेट लाइन होती है उसी को ही प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। फिर जहां से जो कर्व चालू हो जाता है वो नॉन लीनियर पार्ट हो गया, है ना। तो ये जो हुक्स लॉ वैलिड है ये लीनियर पार्ट के लिए ही वैलिड है, जहां पर स्ट्रेट लाइन होगी उतने के लिए वैलिड है। ये जो कर्व पार्ट है ना, यहाँ के लिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो कहां तक वैलिड है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है। पर कई बार आप बुक्स में देखोगे, कई बार मैनी टाइम्स यू विल सी इन बुक्स के उसको इलास्टिक लिमिट भी लिखा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लीनियर इलास्टिक मटेरियल है ना, उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट बहुत पास पास में होते हैं, तो हम अदला बदली करके भी यूज कर लेते हैं। इलास्टिक लिमिट की जगह प्रोपोर्शनल लिमिट बोल दिया, कई बार प्रोपोर्शनल की जगह इलास्टिक बोल दिया, ऐसे ही कई बार इलास्टिक लिमिट की जगह यील्ड लिमिट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में हमारा जो मटेरियल रहता है वो स्टील रहता है, सारी की सारी चीजें ना स्टील के रिस्पेक्ट में चल रही हैं। अगर कुछ नहीं दिया तो ऑलमोस्ट ये स्टील के रिस्पेक्ट में। हाँ बिल्कुल, डीपीपी में इलास्टिक लिमिट दिया है क्योंकि वहां पर प्रोपोर्शनल लिमिट ऑप्शन में नहीं है। यही चीज मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट जब नहीं रहेगा तब आपको टिक करना है इलास्टिक लिमिट। समझ में आई बात? समझ में आई? सुन लो ढंग से ना, फिर भूल जाओगे। होता ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक है, और ये 3-4 बार बता चुका हूं पहले भी, माइल्ड स्टील का भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर दिखाया था, नोट में भी लिखाया था, फिर भी भूल जाते हो। क्या प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, ये सब इतनी आसपास रहते हैं, पास पास में रहते हैं, इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। तो अगर सही सही देखा जाए तो हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, लेकिन अगर ऑप्शंस में किसी में प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है तब इलास्टिक लिमिट भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है।
यस, प्रायोरिटी आप प्रोपोर्शनल लिमिट को दोगे, जब प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है तब आप इलास्टिक लिमिट टिक कर सकते हो। समझ में आ गया? अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो प्रोपोर्शनल लिमिट, बेटा प्रायोरिटी का मतलब क्या है, दोनों ऑप्शन में है तो प्रोपोर्शनल लिमिट आंसर। चलिए, अब हुक्स लॉ के कुछ assumptions भी हैं, देयर आर सम assumptions टू हुक्स लॉ। फर्स्ट assumption इज दैट मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। मटेरियल कैसा है? आइसोट्रोपिक है। मटेरियल इज होमोजीनियस, मटेरियल इज इलास्टिक। अब ये आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस और इलास्टिक क्या होते हैं? ये तो इलास्टिक तो खैर आपको पता ही चल गया, सबको पता है ना। अब ये मत कहना सर हमें इलास्टिक का मतलब नहीं पता। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है? लोड हटाने पे वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर ले तो वो इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो इलास्टिक मटेरियल पता है आपको। आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। पर कई जगह ना आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में देखोगे कि ऑप्शंस में लिखा रहेगा, assumptions में, assumption मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, मटेरियल इज होमोजीनियस, मटेरियल इज इलास्टिक। तो जहां कहीं भी ये तीन चीजें दी थी ना, IHE, आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस और इलास्टिक, ऐसा मटेरियल दे दिया तो अपने आप ही समझ जाना कि हुक्स लॉ इज वैलिड। और कभी अगर ऐसा लिखा है, कभी अगर ऐसा लिखा है कि हुक्स लॉ इज वैलिड, तो मतलब समझ जाना कि अपने आप ही ये तीनों assumptions implied हैं, ठीक है। तो अगर ये तीनों दिए हुए हैं इसका मतलब है कि हुक्स लॉ अपने आप वैलिड है, हुक्स लॉ इज वैलिड, ठीक है ना। और हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होगा, पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में इसी तरह के मटेरियल का यूज करते हैं, यानी जहां पर हुक्स लॉ वैलिड रहता है, ठीक। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये assumptions क्लियर है, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस, इलास्टिक। अब इलास्टिक का मतलब आपको पता है, आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस का मतलब हम समझते हैं। तो पहले पे चलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, ठीक है। आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल किस तरह के मटेरियल होते हैं? टाइम दे लिखने के लिए, लिखो बेटा, जब लिख लो तब बता देना, फिर हम पढ़ा देंगे। बाद में लिख लेंगे, चलो ठीक है। समझते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। अब आप देखो, एग्जाम्पल के लिए समझो हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है, ठीक है। एक इस तरह का मटेरियल है कि इस मटेरियल पे आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में जब आपने फोर्स लगाई तो आपने यंग्स मॉडुलस वगैरह टेस्टिंग करके ना, यंग्स मॉडुलस देखा, ठीक है, यंग्स मॉडुलस मेजर किया। तो एक्स डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आई EX, एक्स डायरेक्शन में जब आपने टेस्टिंग की तो EX आई यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। फिर आपने क्या किया, इस डायरेक्शन में आपने यंग्स मॉडुलस टेस्ट किया, लोडिंग वोडिंग लगाई, अप्लाई की लोडिंग, और फिर देखा कि यंग्स मॉडुलस कितना आ रहा है टेस्टिंग करने के बाद। तो वाई डायरेक्शन में आई EY, ठीक है। फिर इस तरह से आपने Z डायरेक्शन में भी इस पे लोडिंग लगाई, Z डायरेक्शन में लोडिंग लगाई इस पे, है ना, यहां से पकड़ के Z डायरेक्शन में इस तरफ से खींचा और उधर बोर्ड के पीछे से उधर से खींचा इस मटेरियल को। तो जब आपने Z डायरेक्शन में लोडिंग लगाई तब आपने यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट किया EZ। फिर आपने कुछ इस डायरेक्शन में लोडिंग लगाई, ऐसे में लोडिंग लगाई इस मटेरियल के ऊपर। जब इस तरह से लोडिंग लगाई तो यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट किया आपने EXY डैश ऐसे करके ना। तो आपने इस तरह से यंग्स मॉडुलस कर लिया कैलकुलेट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में आपने यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया, इस डायरेक्शन में भी कर लिया, अलग अलग डायरेक्शंस में यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। तो जब आपने देखा कि इतनी सारी डायरेक्शंस में, सब डायरेक्शंस में मैंने यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट किया और हर डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम आ रही है, हर डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम आ रही है, तो ऐसा मटेरियल काफी अच्छा लगा आपको कि वाह यार, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, एक्स डायरेक्शन में लोड लग जाए, वाई डायरेक्शन में लोड लग जाए, किसी भी डायरेक्शन में लोड लग जाए, यंग्स मॉडुलस तो सेम आ रहा है ना। पॉइजन्स रेशियो कैलकुलेट कर लिया, पॉइजन्स रेशियो भी सेम आ रहा है। आपने देखा स्ट्रेसेस कितने आ रहे हैं, तो सिमिलर लोड पे, सिमिलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे स्ट्रेसेस सेम आ रहे हैं, है ना। तो ये सब जब आपने किया तो आपको ये मटेरियल अच्छा लगा, आपने इसका नाम रख दिया प्यार से, क्या रखा,
ये मटेरियल आइसोट्रोपिक मटेरियल है, दिस मटेरियल इज आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए हम क्या कहेंगे कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल की, दोस प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। आइसोट्रोपिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज सारी की सारी डायरेक्शंस में सेम है। ठीक है, तो अकेले यंग्स मॉडुलस की बात नहीं है, जितनी प्रॉपर्टीज है ना सारी सेम है। यंग्स मॉडुलस भी सेम है, पॉइजन्स रेशियो भी सेम है, और जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं सब सेम है। व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस देन द मटेरियल इज कॉल्ड टू बी, मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक मटेरियल। जैसे स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ग्लास हो गया, तो हर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। क्लियर है? आइसोट्रोपिक मटेरियल। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अब अगला है नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल। अब आपने मटेरियल की टेस्टिंग की, इस डायरेक्शन में फोर्सेस लगाई है ना, इस डायरेक्शन में फोर्सेस लगाई, इस डायरेक्शन में फोर्सेस लगाई। जितनी भी डायरेक्शन में आप फोर्सेस वगैरह लगा के देख रहे हो, जितनी भी तरह से फोर्सेस वगैरह लगा के देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अलग अलग आ रही है। पॉइजन्स रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, पॉइजन्स रेशियो अलग अलग आ रहा है। शियर मॉडुलस चेक कर रहे हो, शियर मॉडुलस अलग अलग आ रहा है। तो ये सारी चीजें अलग अलग आ रही हैं लगातार हर जगह पर। तो कोई भी सेक्शन पे, कोई भी लोकेशन पे, किसी भी डायरेक्शन में आप देखो, हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं। तो अगर हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, इस तरह के मटेरियल को हम कहते हैं नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल या फिर एनिसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया आइसोट्रोपिक मटेरियल में और नॉन आइसोट्रोपिक या एनिसोट्रोपिक मटेरियल में। ठीक है, तो अगर ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस तो कैसा मटेरियल हो जाएगा? सब लोग बताएंगे। इफ प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, कैसा मटेरियल हो जाएगा? आइसोट्रोपिक मटेरियल। एंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑल द डायरेक्शंस, कैसा मटेरियल हो जाएगा? प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑल द डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, तो नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक, क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में क्या होता है? देखो, प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग डायरेक्शंस में डिफरेंट, लेकिन यहां पर ना रिमार्केबल चेंज आपको देखने को मिलता है। रिमार्केबल चेंज 90 डिग्री पे देखने को मिलता है। यानी कि इस 90 डिग्री पे आप देखोगे तो एकदम ही अलग टाइप की प्रॉपर्टीज, और इस 90 डिग्री पे देखोगे तो अलग ही प्रॉपर्टीज, है ना। पिछले वाले में क्या था कि किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, समझ में नहीं आता था कौन सा परपेंडिकुलर प्लेन है, कौन सा क्या है, बस हर तरफ एक जैसा ही दिखाई देता था। लेकिन प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो अलग अलग टाइप की दिखाई देंगी। इसमें क्या होगा? इसमें लेयर्ड के फॉर्म में मटेरियल रहेगा। जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी है, लकड़ी के अंदर लेयर्स वगैरह रहती है ना, पतली पतली लेयर्स, इसके रेशे रहते हैं ना लकड़ी के, इस तरह से, है ना, फाइबर्स होती है ना लकड़ी की, फाइबर्स। ठीक है, अगर आप इस वुड को इस डायरेक्शन में खींचोगे तो आपको अलग स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, और अगर आप इस वुड को इस डायरेक्शन में खींचोगे तो बहुत ही कम स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, मिनिमम स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, फट जाएगी, ये लेयर्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। लेकिन जब आप इस डायरेक्शन में पुल करोगे, इस डायरेक्शन में, तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, वेरी गुड स्ट्रेंथ। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? 90 डिग्री पे, ऑर्थो का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ऑर्थो का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर या 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री प्लेन्स पर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है? मटेरियल चिर गए। ठीक है ना, तो इनके अंदर स्प्लिट आ गया। इस तरह के मटेरियल को हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, है ना। इस तरह के मटेरियल को कहते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जैसे वुड हो जाएगी लकड़ी, या लेयर्ड रॉक हो जाएंगे, या स्ट्रेटिफाइड सॉइल। लेयर्ड रॉक जनरली क्या होता है? कौन सा रॉक होता है? सेडिमेंटेशन रॉक, सेडिमेंटेड रॉक, क्या होते हैं, क्या नाम होता है? सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक हो जाएंगे। तो सेडिमेंट जब डिपॉजिट होते जाते हैं, अलग अलग लेयर बन जाती हैं रॉक की भी, है ना।
तो इस तरह के रॉक्स होंगे या सॉइल होंगे। सॉइल में भी आपने देखा होगा, जब आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो सॉइल मैकेनिक्स में ये जो लेयर्स है ना सॉइल की, एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, है ना, तो सबकी परमिएबिलिटी अलग अलग है, डिफरेंट परमिएबिलिटीज। सॉइल इज हैविंग डिफरेंट परमिएबिलिटीज इन दिस, है ना। तो जब आप यहां से परमिएबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो परमिएबिलिटी कुछ और आएगी के एक्स, और जब आप यहां से परमिएबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो यहां से परमिएबिलिटी कुछ और आएगी के वाई, है ना। तो उसके भी फॉर्मूले हैं। तो इस तरह का सॉइल क्या हो गया, परपेंडिकुलर प्लेन्स के अलोंग ना रिमार्केबल चेंज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लेयर्स के फॉर्म में सॉइल डिपॉजिट हुआ है, ये वाली लेयर की परमेबिलिटी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, है ना। तो आप जब एक्स डायरेक्शन में परमेबिलिटी देखोगे वाई डायरेक्शन में, तो ये भी एक तो प्रॉपर्टी हो गई ना। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज अगर 90 डिग्री चेंज करने पर मिलती हैं तो इस तरह का मटेरियल हो गया हमारा ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्लियर है। हाँ, स्लेट भी इसी का एग्जाम्पल है, वी कैन राइट स्लेट ऑल्सो। ठीक है, स्लेट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, होमोजीनियस मटेरियल। देखो होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, जब मैं स्कूल में था ना, ये बहुत पुराना टॉपिक है, केमिस्ट्री में पढ़ा था मैंने स्कूल में, स्कूल टाइम में। तो मैडम ने क्या समझाया था, मैडम ने बताया कि देखो अगर हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें पानी भरा हुआ है, एक गिलास है इसमें पानी भरा हुआ है, ग्लास में इस तरह से पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। अब पानी के अंदर क्या किया हमने, चीनी डाल दी, शक्कर डाल दी शरबत बनाने के लिए, है ना। तो इस तरह से शक्कर डाल दी यहां पर। अब ये क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। नॉन होमोजीनियस कैसे, कि अगर आपने यहां पर देखा कि किस तरह का कंपोजिशन है, तो यहां पर अकेला पानी 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 दिखाई दिया। जब आप नीचे आए तो हल्का सा ज्यादा मीठा पानी होगा, क्योंकि पानी के अंदर कुछ कुछ शक्कर घुल चुकी होती है ना। तो उसमें उसका कंसंट्रेशन कुछ और होगा। जब आपने इतना मटेरियल देखा तो इसका कंपोजिशन कुछ और है, और जब आपने एकदम नीचे नीचे यहाँ पर देखा तो केवल शक्कर ही शक्कर दिखाई दे रही है, बहुत ही कम पानी दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग लोकेशंस पर आप देखोगे तो मटेरियल्स का कंपोजिशन अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट कंपोजिशन दिखाई देगा, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज भी तो हो गई मटेरियल की, अलग अलग प्रॉपर्टीज भी तो हो गई, ठीक है ना। तो ये कैसा मिक्सचर हो गया, दिस इज नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर हो गया, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। फिर क्या हुआ कि इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दिया, है ना। चम्मच लाए और चम्मच से घोल के पूरी शक्कर को अच्छे से मिक्स कर दिया। जब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, तब ये जो शक्कर है वो पूरे के पूरे पानी में डिसॉल्व हो गई, पूरे के पूरे पानी में घुल गई। अब आप देखोगे कि हर जगह पर कंपोजिशन सेम है। यहां पर जो कंपोजिशन देखोगे वही यहां पर होगा, वही यहां पर होगा, वही यहां पर, वही यहां पर, हर जगह पर कंपोजिशन सेम है। कंपोजिशन एवरीवेयर इज सेम, ठीक है। तो ये कैसा मिक्सचर हो गया, दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर, दिस इज होमोजीनियस मिक्स, होमोजीनियस मिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने घर पे चाय बनाई तो चाय कैसी है, चाय बनने के बाद हो गई है होमोजीनियस, लेकिन चाय बनने से पहले कैसी थी, नॉन होमोजीनियस थी, उसमें पत्ती अलग थी, चीनी अलग थी, ठीक है ना। मिल्क विद वाटर कैन बी एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस डेफिनेटली। जिसको फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं वो होमोजीनियस, किसने कहा बेटा, विशाल। ठीक है, वो कोलोइडल सॉल्यूशंस, नॉन कोलोइडल सॉल्यूशन, वो अलग चीज में चले गए तुम, ठीक है ना, सेट लेवल सॉलिड्स और ये सब, ठीक है। चलो, तो होमोजीनियस क्या होता है, मटेरियल्स ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम, कंपोजिशन सेम है ना, पूरी वॉल्यूम में कंपोजिशन सेम है। दैट कैन नॉट बी मैकेनिकली डिसजॉइंटेड। मैकेनिकली डिसजॉइंटेड का मतलब कि फोर्स लगा के जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब पानी के अंदर शक्कर जब घुल गई है तो आप उसमें कितनी भी दम लगा लो, क्या पानी और शक्कर को अलग कर पाओगे,
फिर दूसरे मेथड्स अपनाने पड़ेंगे कि हमने गर्म करते गए पानी को पूरा बॉईल किया, शक्कर नीचे बची रह गई, पानी उड़ गया, तो वो अलग तरीका है। लेकिन आप मैकेनिकल मेथड से या फोर्स लगा के उनको अलग अलग नहीं कर सकते, डिसजॉइंट नहीं कर सकते एक दूसरे से, ठीक है ना। तो इस तरह के मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो मतलब कि क्या होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम रहेंगी, पूरी की पूरी वॉल्यूम में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है। ये बताओ आरसीसी जो है, आरसीसी जो है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट इज होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस? साथ में नोट्स बना रहे हैं, लिखने का टाइम दे देते हैं, चलो पहले अभी समझ लो फिर लिखने का टाइम दे देंगे। बताओ आरसीसी होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस? चलो आप ना यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, तब तक मैं बच्चों से बातें कर लेता हूँ। जो भी आरसीसी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं होमोजीनियस है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। चलो समझते हैं। अगर हमारे पास आरसीसी है, ये रहा आरसीसी का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, यहां पर है स्टील और यहां पर है कंक्रीट। कंक्रीट का जो सिंबल होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, कंक्रीट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखने से ही समझ में आ रहा है ना, कहीं कहीं गट्टियां हैं, बीच में रेत हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, इस तरह का आपको दिखाई दिखाई देगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है ना। और जो स्टील है, स्टील वो इस तरह से शो कर दिया मैंने यहाँ पर, दिस इज स्टील। बताओ अब जब डायग्राम बना दिया मैंने, क्रॉस सेक्शन बना दिया, तो देख के अब आप क्या कहोगे कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? आरसीसी, आरसीसी होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस है, ठीक है ना। आप यहां पर देख रहे हो कुछ और कंपोजिशन देखने को मिल रहा है, पता पड़ा एक भी गिट्टी नहीं आई, यहां पर देखा कि गिट्टी है ना, यहां पर देखा कि कुछ और कंपोजिशन है, यहां पर देखा कि स्टील और कंक्रीट है, इतने इतने में देखा तो अकेला स्टील ही स्टील है, ठीक है ना। तो हर जगह पर अलग अलग कंपोजिशन देखने को मिल रहा है, तो आरसीसी, आरसीसी इज नॉन होमोजीनियस, ठीक है ना, आरसीसी इज नॉन होमोजीनियस। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये वाला पेज लिख लिया? जो भी बच्चे लिख रहे हैं उन्होंने ये वाला पेज लिख लिया क्या? तो आरसीसी इज नॉन होमोजीनियस, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक, डन। चलो अब एक बात बताओ कि कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट पीसीसी, प्लेन कंक्रीट होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस? इसमें स्टील हटा दी हमने, स्टील नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस? ये भी नॉन होमोजीनियस है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज आल्सो नॉन होमोजीनियस। देखो अगर हम ना इसको पास से जाके देखेंगे, बारीकी से देखेंगे ना एकदम पास से जाके, तब हम इसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस। लेकिन अगर हम बहुत बड़े विशाल का स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और दूर से देख रहे हैं, तब हम उसको होमोजीनियस मानते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्क्रीट को हम होमोजीनियस भी मानते हैं, नॉन होमोजीनियस भी। अगर हम बहुत ज़्यादा पास जाके देखेंगे, ठीक है ना, तो पास जाके देखेंगे तो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। लेकिन बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और उसको अच्छे से मिक्स करके बनाया हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर की स्ट्रेंथ देखो या यहाँ पर की स्ट्रेंथ देखो, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो यहाँ की स्ट्रेंथ देखो, यहाँ की स्ट्रेंथ देखो, यहाँ की स्ट्रेंथ देखो, अच्छे से मिक्सिंग करके क्वालिटी कंट्रोल से बनाया गया है, तो हर जगह स्ट्रेंथ आपको बराबर मिलेगी,
है ना, तब उस केस में उसको हम क्या मानेंगे, होमोजीनियस मानेंगे, ठीक है ना। तो बड़े स्ट्रक्चर को अगर हम दूर से ओवरऑल करके देख रहे हैं तो हम उसको होमोजीनियस मानते हैं, और बहुत पास जाके देख रहे हैं, यहां पर ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, तो आपको नॉन होमोजीनियस दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए, ओके डन, आगे चलते हैं फिर। तो ये, अब ये वाली स्लाइड लिख लो, जिन भी बच्चों को लिखना है जल्दी से, फास्ट राइट डाउन दिस स्लाइड ऑल्सो। नेक्स्ट, चलो आगे चलते हैं। चलो, अब अगर हमारे पास ऑर्थोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल है तो उसके लिए इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने होंगे, उसके लिए इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होंगे 2। और अगर इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज कंसीडर्ड, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएम इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज कंसीडर्ड, तब ये हो जाएगा 2। अच्छा, अब इसको ना ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, सीधे याद करना है, ठीक है ना। अगर ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल है तो ये होते हैं 9 और ये होते हैं 12। अगर एनिसोट्रोपिक मटेरियल है तो ये होंगे 21 और ये होंगे 36, ठीक है ना। तो लिख लो इसको भी, राइट डाउन। रट लिया ना, क्योंकि इसको समझने का कोई मतलब है नहीं, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाले मटेरियल के लिए ये चीज कितनी है, ऑप्शन दिए रहेंगे, टिक करना है, ठीक है। अब देखो, या तो सारे बच्चे सेम उस पे आ जाओ, क्या कि या तो सब लोग लिखेंगे या सब लोग नहीं लिखेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमको लिखने का टाइम दो, और कुछ बच्चे कहते हैं सर आगे चलो। तो फिर ज्यादा मेजोरिटी किसकी है ये समझते हैं, है ना, ज्यादा मेजोरिटी किसकी है ये समझते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो आपको वोट करना है, क्या वोट करना है, ऑप्शन ए क्लास में लिखना, अभी मुझे नहीं पता वोट कैसा आएगा, क्लास में लिखना, ठीक है। तो या तो उसका ऑप्शन ए होगा या फिर यस होगा, इन दोनों में से जो भी आएगा तो वो टिक कर देना। और बाद में लिखना, जो लोग बाद में लिखना चाहते हैं वो या तो बी पे टिक कर देंगे या फिर अगर नो आता है उस पे टिक कर देंगे, ठीक है ना। बाद तो क्लास में लिखने वाले बच्चे ए पे टिक करेंगे या फिर यस पे, और बाद में लिखने वाले बच्चे बी पर या फिर नो पर टिक करेंगे, तो आपको वोट कर देना है। तो वोट से पता करेंगे हम, ठीक है, यहां पर परसेंटेज आ जाएगा उससे देखेंगे। तो चैट बंद करके जल्दी से पोल कर दो। अब जिसका पोल नहीं आ रहा, अब यहां उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, अगर पोल नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते। ए और बी ये वाले से मतलब नहीं है, अब यहां पर जो आएगा सीधे सीधे परसेंटेज दिखाई दे जाएगा। थम्स अप आया मतलब यस, और डाउन आया मतलब नो, ठीक है।
थम्स अप आया, थम्स डाउन आया, थम्स अप आया तो यस, थम्स डाउन आया तो नो। देखें रिजल्ट क्या है। 72% लोग कह रहे हैं अप, यानी क्लास में लिखना है। तो 72% बच्चे, क्लास वाले बच्चे जीत गए। ठीक है ना। तो अब फुल एंड फाइनल फैसला हो गया है कि क्लास में टाइम दिया जाएगा लिखने का। तो जो भी बच्चे हैं वो ये कहते हैं सर आगे बढ़ो बाद में लिखेंगे, वो अब कहना बंद कर दें। ठीक है ना। सो ये देख लो, जल्दी से हो जाए तो बोल देना डन। ठीक है, हो जाए तो डन बोल देना। जल्दी से नोट डाउन कर लो, हो जाए तो डन बोल देना। डीबीपी सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाएंगे, मुझे भी तो होली खेलनी थी, होली खेलने दिया करो। तुम तो होली भी नहीं खेलने दोगे। चलो आगे चलते हैं, सबने डन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट। अब इलास्टिक कांस्टेंट्स देखते हैं। ठीक है, व्हाट आर द इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो आपको यंग्स मॉडुलस तो पता है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, अच्छा हम जो मटेरियल कंसीडर करेंगे, लीनियर इलास्टिक मटेरियल कंसीडर करेंगे, यानी जो हुक्स लॉ फॉलो करता है ना। तो इट इज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस को अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? लीनियर स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लीनियर लिख दिया तो लीनियर लिख देते हैं दोनों को, लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यंग्स मॉडुलस ये हो जाता है, यंग्स मॉडुलस क्या हो जाता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कोई दिक्कत क्या? यंग्स मॉडुलस तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, अब ये तो वैसे भी याद हो गया, इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी ना। चलो, तो ये यंग्स मॉडुलस लिख लिया, जल्दी से लिख लो, हो जाए तो डंडन डंडन कर देना सब बच्चे। चलो डन हो गया। नेक्स्ट, अगला है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जब लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन को रिलेट किया जाता है तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन क्यों पीछे रहेंगे, इनको भी रिलेट किया जाएगा। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो क्या हो जाएगा? शियर मॉडुलस। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of shear stress and shear strain, shear stress and shear strain। कितने लोग हर बार रिवाइज करके आते हैं, डेली रिवाइज कर करके कितने लोग आते हैं? शियर मॉडुलस क्या है? शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो है। ठीक है, शियर मॉडुलस। तो जी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, जी, या फिर कई बार सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? टाउ से रिप्रेजेंट कर देंगे, और शियर स्ट्रेन गामा से या फाई से। तो शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू टाउ अपॉन, सॉरी, शियर मॉडुलस विल बी इक्वल टू टाउ अपॉन गामा। ठीक है, और ये हैं सबके मामा। ये हो गया हमारे पास क्या? शियर मॉडुलस। जल्दी से लिख लो, रिवीजन डे बाय डे, बहुत ही बढ़िया। तुम आज आए, मैं तो बहुत पहले ही आ गया था। हम हरिओम जी करते हैं रिवीजन। ये वाला किस लिमिट तक वैलिड है? ये वाला भी इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है। इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट एक ही बात है। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस के। तो बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क का मतलब पता है क्या होता है?
बल्क का एक मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है, बल्क का एक मतलब होता है वॉल्यूम। तो ये जो होता है वो ऑल राउंड प्रेशर, यानी बाहर बाहर से जो चारों तरफ से जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, बाहर बाहर से जो चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, दिस प्रेशर, दिस प्रेशर पी है ना, डिवाइडेड, अच्छा सारे के सारे मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ये, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस क्या है, जो टोटल ऑल राउंड स्ट्रेस है या ऑल राउंड प्रेशर है, चारों तरफ से बाहर से जो भी प्रेशर लग रहा है या स्ट्रेस आ रहा है वो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ ऑल राउंड प्रेशर, वैसे तो प्रेशर और स्ट्रेस अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम इसलिए क्योंकि बाहर से जो प्रेशर लग रहा है ना, इसमें उतना ही स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ही हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए प्रेशर या स्ट्रेस कुछ भी बोल सकते हो आप अभी के लिए, इसके लिए, है ना। वैसे प्रेशर और स्ट्रेस अलग होते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ ऑल राउंड प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है ना। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए, बल्क मॉडुलस के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑल राउंड प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये हो जाएगा एप्सिलॉन वी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ऑल राउंड प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ऐसे लिख दिया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी वी अपॉन डेल्टा वी, ये हो जाएगा, ये सारे के सारे फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे बल्क मॉडुलस के लिए। एक ही चीज है, एक ही फॉर्मूला याद किया तो मतलब तीनों ही फॉर्मूले याद हो गए, अलग अलग बात तो है नहीं। जो भी टीच किया सब याद है, बस लक गड़बड़ है, लक तो मतलब ऐसा होता है कि हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा मेहनत करते जाओगे लक अच्छा होता जाएगा। लिख लिया, डन, चलो बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलते हैं, तो ये हो गया बल्क मॉडुलस। अच्छा, मटेरियल के अंदर ऐसा भी तो होता है कि अगर हमने इस डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस वगैरह लगाई, तो इसका इसकी इस डायरेक्शन में तो लेंथ बढ़ गई, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में लेंथ कम हो गई, लेटरल डायरेक्शन में डायमेंशंस आएगा, डायमेंशंस कम ज़्यादा, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और लेटरल डायरेक्शन का जो लेंथ का रेशियो होगा, उनको भी आपस में रिलेट करना पड़ेगा, उनको भी आपस में रिलेट करना पड़ेगा, और उनको रिलेट करने वाली जो टर्म है दैट इज पॉइजन्स रेशियो, ठीक है ना। उनको आपस में रिलेट करने वाली टर्म, हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों को आपस में रिलेट करने वाली जो टर्म है वो है पॉइजन्स रेशियो, उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सो इट इज द रेशियो ऑफ, लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ lateral strain and linear strain, लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज पॉइजन्स रेशियो, ठीक है ना। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर भी लिख सकते हो या लॉन्गिट्यूडनल भी लिख सकते हो। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। होली काफी ज्यादा खेल ली। बल्क मॉडुलस में वैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, एफएम में आप पढ़ते हो तो वहां पर कुछ अलग तरह का सिस्टम है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधे सीधे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मॉड का मतलब है
अगर किसी चीज को आपने मोड में रख दिया तो उसका साइन हट जाता है, मतलब वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव था तब भी पॉजिटिव आएगा, अगर ये चीज नेगेटिव थी तब भी पॉजिटिव ही आएगी। तो म्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, म्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अब लिटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है ना, वो नेगेटिव आता है हमेशा, इसीलिए मॉड में कर दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मॉड हटाएं तो इसको ऐसे करना चाहिए, माइनस लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है ना। अगर मॉड हटा देंगे तो यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये वाली टर्म नेगेटिव आती है हमेशा, तो अगर ये नेगेटिव आ रही है, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। सर स्ट्रेस कर्व में आप स्लिप ऑफ कार्बन से पूछा था क्वेश्चन, इसको बता दीजिएगा प्लीज। स्लिप ऑफ कार्बन से पूछा था क्वेश्चन, तो तुम ग्रुप पे डाल सकते हो वो क्वेश्चन, ग्रुप पे डाल देना। थोड़ा तेज बोले। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये माइनस क्यों आएगा ये बता दें। चलो बता देते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। हमारे पास एक मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर हमने, मान लो ये कंप्रेसिव लोड लगाया। जब इस मटेरियल के ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाया तो हुआ क्या इस मटेरियल के साथ, इस मटेरियल के साथ कंप्रेसिव लोड लगाने की वजह से ये ऐसा हुआ। कंप्रेसिव लोड लगाने की वजह से हुआ क्या इस मटेरियल के साथ, इसकी लेंथ कम हुई और साइड की डायमेंशंस बढ़ गई। हाँ कि ना, कितने बच्चे इस पे एग्री करते हैं कि इसको जब कंप्रेस किया तो एक्सियल डायरेक्शन में तो कम हो गया लेकिन लेटरल डायरेक्शंस बढ़ गई, हाँ या ना? ये चीज क्लियर है ना सबको? ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो इसमें बताओ लेटरल, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसा आ रहा है, लीनियर स्ट्रेन कैसा आ रहा है? लीनियर स्ट्रेन नेगेटिव है या पॉजिटिव है? लीनियर स्ट्रेन नेगेटिव है या पॉजिटिव है? लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन कैसा आ रहा है इस केस में, कंप्रेशन के केस में? लीनियर स्ट्रेन आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है क्योंकि लेंथ कम हो रही है ना, कंप्रेशन जा रहा है, लीनियर स्ट्रेन। लेकिन लेटरल स्ट्रेन कैसा आ रहा है? लेटरल स्ट्रेन कैसा आ रहा है? लेटरल स्ट्रेन आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि लिटरली डायरेक्शंस बढ़ रही हैं, डायमेंशंस बढ़ रही हैं, लेटरल डायरेक्शंस बढ़ रही हैं, तो ये लीनियर हो गया नेगेटिव और लेटरल हो गया पॉजिटिव। ठीक है ना। तो पॉइजन्स रेशियो क्या हो जाएगा? लेटरल स्ट्रेन कैसा है? पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन, ये नेगेटिव है। तो ये क्या आ गया, ये पूरा का पूरा ये नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया ना। तो यहां पर माइनस साइन होना चाहिए तभी ये पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात? ठीक है ना। अभी टेंशन का भी देख लेते हैं, टेंशन में भी ऐसे ही होता है क्या? तो हमारा मटेरियल इस तरह से था, मटेरियल इस तरह से था, मटेरियल के ऊपर ना इस तरह से टेंसाइल फोर्स लगा दी, टेंसाइल फोर्स लगा दी, तो इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में या लीनियर स्ट्रेन जो होगा वो बढ़ जाएगा ना। यहां पर लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा? लीनियर स्ट्रेन पॉजिटिव आएगा। और लेटरल स्ट्रेन कैसा आएगा? लेटरल स्ट्रेन आएगा नेगेटिव, है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना। फिर ये दोनों उल्टे उल्टे आ गए, ये दोनों उल्टे उल्टे आ गए, तो यानी ये वाली साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक है। तो ये जो माइनस साइन लगाया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जो माइनस साइन लगाया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो नोट करके आप लिख सकते हो, नोट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स lateral strain and axial strain, lateral strain and axial strain या linear strain बोल लो या longitudinal strain बोल लो, linear strain are opposite to each other.
अपोजिट टू ईच अदर। ग्रुप का नाम है अनिरुद्ध सिंह राठौर, जो हमारा नाम है वही ग्रुप का नाम है। ठीक है, ये लिख लो जल्दी से, राइट डाउन फास्ट। डन, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। अब ये जो पॉइजन्स रेशियो है ना, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। जैसे कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती है, जैसे कि शेयर मॉडुलस की भी वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगी, जैसे कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, वैसे ही जो पॉइजन्स रेशियो है उसकी भी वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगी। तो पॉइजन्स रेशियो याद करना जरूरी क्यों है? क्योंकि पॉइजन्स रेशियो के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं। ठीक है ना? हाँ, इस बार टेस्ट होगा आपका, वीकली टेस्ट होगा इस बार। ठीक है, तो इस बार आप वीकली टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आना। तो यहां पर जो जो भी मटेरियल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन सब के लिए ना अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग वैल्यू, तो वो वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू 0.0 से 0.5 के बीच में वेरी करती है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू जो है 0.0 से 0.5 के बीच में वेरी करती है। तो ये आप पॉइंट नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, और फिर ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए पॉइजन्स रेशियो की कितनी वैल्यू आती है वो भी हम लिख लेते हैं। तो फॉर कॉर्क, कॉर्क के लिए ना ऑलमोस्ट जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। तो अगर किसी मटेरियल की पॉइजन्स रेशियो अगर जीरो है, इसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफाई करता है ये? इफ वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज जीरो फॉर एनी मटेरियल, व्हाट डज इट सिग्निफाई? क्या सिग्निफाई कर रहा है ये? क्या सिग्निफाई कर रहा है ये सिग्निफाई कर रहा है कि, अच्छा, पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला क्या है? पॉइजन्स रेशियो है हमारे पास मॉड में लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है ना? तो अगर पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है कि लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी किसी मटेरियल को हम कंप्रेस किए जा रहे हैं वो इस डायरेक्शन पे, तो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में तो कंप्रेस हो रहा है, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में बाहर नहीं आ रहा, बल्ज नहीं हो रहा है ना। या फिर किसी मटेरियल को हम खींच रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में तो खींच रहा है, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में वो कम नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह का जो मटेरियल हो जाएगा उसका पॉइजन्स रेशियो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, पॉइजन्स रेशियो जीरो हो जाएगा। तो कॉर्क का पॉइजन्स रेशियो ऑलमोस्ट जीरो होता है। फिर ग्लास का पॉइजन्स रेशियो होता है 0.01 से 0.02। कॉन्क्रीट का पॉइजन्स रेशियो होता है 0.1 से 0.2। मेटल्स का पॉइजन्स रेशियो होता है 0.25 से, मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स का, अधिकतर मेटल्स का 0.25 से 0.42 के बीच में लाई कर रहा है। कास्ट आयरन का लाई करता है 0.2 से 0.3। ठीक है, स्टील का लाई करता है 0.25 से 0.33। एल्यूमिनियम का होता है 0.33 और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का होता है 0.5। तो ये वैल्यूज हैं। कॉर्क की बॉल नहीं आती पहले, या फिर जो वाइन की बोतल होती है ना, वाइन की बोतल, यहां पर लकड़ी जैसा कुछ रहता है ना, इस बोतल को बंद करने के लिए जो महंगी वाली वाइन रहती है, ये वुडन टाइप का। ठीक है, मान लो ये रेड वाइन है, दूल्हा, नासिक से बन के आई है, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना है। तो ये वाली जो वाइन होती है ना, इसकी जो कैप होती है, कैप, दिस इज मेड ऑफ कॉर्क। ठीक है ना, अगर आपने देखा होगा। हाँ, केमिस्ट्री लैब में रहता है
चलो बढ़िया, वेरी गुड। तो डन है, समझ में आ गया कॉर्क क्या है। तो ये रहे हमारे मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, इनका पॉइजंस रेशियो याद कर लो, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। केमिकल्स रखे जाते हैं, हाँ उसमें भी होता है। हाँ, सुलावाइन यार्ड्स कहाँ पर है अभिषेक? सुलावाइन यार्ड्स, काफी गहरी नॉलेज मालूम होती है तुमको इस बारे में। हाँ, याद करने की ट्रिक, आम, याद करने की ट्रिक देखो आप ना, एक मतलब वैसे समझ सकते हो कि जैसे कॉर्क है, कॉर्क को आप दबा रहे हो, साइड साइड में बल्ज नहीं होगा, है ना। कॉर्क को आप पिचकाओ तो साइड से वो बल्ज नहीं होगा, ऐसे में दबता जाएगा। जैसे कि आ, बर्तन मांजने वाला जो फोम टाइप का होता है ना, फोम, जो सॉफ्ट वाला फोम होता है, उसको आप ऐसे पिचकाओ तो वो साइड से बल्ज नहीं होता है ना। उसी इस तरह से मिलता जुलता सी कॉर्क है ना। तो कॉर्क क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी जो मटेरियल साइड में जितना कम बल्ज करता है, उसका पॉइजन रेशियो उतना कम होगा। ग्लास, ग्लास को अगर आप दबाओ या खींचो तो वो तो सीधे टूटता है, साइड में कोई बल्जिंग वगैरह कुछ नहीं होती है ना। तो इसका पॉइजन रेशियो बहुत ज्यादा कम होता है, पॉइजन रेशियो बहुत ज्यादा कम होता है ना। कंक्रीट भी बहुत ज्यादा कुछ बल्ज बल्ज नहीं होता है ना। तो इसका पॉइजन रेशियो ग्लास से तो थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। मेटल्स, मेटल्स का 0.25 से 0.42। कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का थोड़ा सा कम हो जाएगा, हालांकि है तो ये भी मेटल, लेकिन जनरली मेटल्स 0.25 से 0.42 रहते हैं। कास्ट आयरन 0.2 से 0.3 रहेगा। हार्ड का काफी ज्यादा रहता है, और ये ब्रेक जल्दी हो जाता है, तो पॉइजन रेशियो इसका कम रहता है। स्टील का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना। एल्यूमिनियम का 0.33 हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा माइंड में ये भी सोच सकते हो कि जो सबसे ज्यादा सॉफ्टेस्ट है, मतलब बिल्कुल भी बाहर नहीं आता, उसका तो जीरो है। लेकिन फिर ना जैसे जैसे दम बढ़ती जाती है, हार्डनेस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बढ़ता जाता है। लेकिन परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए फिर से ये 0.5 हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ कि हमारा जो स्टील है, स्टील का पॉइजन रेशियो व्हेन इट इज इन यील्ड प्लेट्यू रीजन, यील्ड प्लेट्यू रीजन में जब स्टील आएगा तो वहां पर पॉइजन रेशियो कितना हो जाएगा? यील्ड प्लेट्यू का पॉइजन रेशियो कितना हो जाएगा? पॉइजन रेशियो 0.5 हो जाता है स्टील का। स्टील का पॉइजन रेशियो इस वाले रीजन में तो होगा 0.25 से 0.33, इस वाले रीजन में 0.25 टू 0.33 हो जाएगा। लेकिन स्टील का पॉइजन रेशियो इस वाले रीजन में 0.5 हो जाएगा। तो पॉइजन रेशियो क्या है, यहां से यहां तक आते आते बढ़ जाता है, क्योंकि स्टील इस रीजन में परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है ना इस रीजन में, है ना। तो इसका जो पॉइजन रेशियो है 0.5 हो जाता है, यहां पर इस वाले रीजन में 0.5 हो जाएगा। वैसे जब लीनियर इलास्टिक रीजन में रहेंगे तब 0.25 से 0.33 के बीच में इसका आता है। रबर का कितना होगा? रबर कैसा है? रबर भी प्लास्टिक मटेरियल है, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है, उसके अंदर भी कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो रबर का भी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, रबर का 0.5 हो जाता है। इसमें लिख भी लो एंड रबर, ठीक है, जिससे आपको याद रहे, यहीं पर ही लिख लो, साथ साथ में ही लिख लेना, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। यस, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। पोल पे आंसर करो, आंसर दिस ऑन पोल। चैट बंद करके
बोल नहीं आ रहा, बहुत सारे बच्चों ने बी 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 आंसर किया है। ठीक है, पॉइजन रेशियो फॉर सील, सील के लिए अभी अभी देखा था 0.25 से 0.33, या फिर इसको हम ना 1/4 से 1/3 भी लिख सकते हैं। 1/4 यानी 0.25 और 1/3 यानी 0.33, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहां पर बी ऑप्शन देखें, 85.94% बच्चों ने सही आंसर किया है। लीडर बोर्ड रिजल्ट देखें, दीपक सिंह, मनूवर हुसैन, आकाश, चंदन दत्ता और रंजीत मन्ना। वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नॉन डायलेटेंट, डायलेटेंट मतलब सिविल में भी नहीं आ रहा है। पोल तो देखो कुछ कुछ बच्चों के उसमें इशू होगा, वैसे तो बहुत सारे बच्चों के उसमें पोल आ ही रहा है। ठीक है, नॉन डायलेटेंट का मतलब, डायलेटेंट का मतलब जो फैल जाती है चीज, वो डायलेटेंट है ना। और जो नहीं फैल रही है, नहीं फैल रही। अच्छा एक बात बताओ, एक कंडीशन हमने देखी थी क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू जीरो वाली? नहीं, आपकी क्लास में नहीं हुई है, अभी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं हुआ है ना, तो वो तो कंडीशन हुई नहीं है। हम्म। तो चलो ये याद कर लेना, जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको को नहीं पता वो याद कर लें। ठीक है, तो नॉन डायलेटेंट का मतलब क्या होता है, जिनका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, वॉल्यूम डज नॉट चेंज। तो जिन भी मटेरियल्स का वॉल्यूम चेंज नहीं होता ना, उनके लिए वैल्यू हो जाएगी 0.5। अभी के लिए याद कर लो, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू जीरो पढ़ाएंगे तब हम इसको दोबारा से डिराइव कर देंगे, इसको दोबारा से नहीं, मतलब अभी तो डिराइव किया ही नहीं है, तब हम डिराइव कर देंगे इसको। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ देखो, सिविल में पोल आ रहा है बच्चे कह रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरे इस बार हम इसका वो नहीं देख पाए कि किस किसने सही किया, चलो कोई बात नहीं। नाउ रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास कितने इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। अच्छा एक चीज और मैं बोलना चाह रहा था आपसे, जरा एक बात बताओ, यहां पर हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स देखे कितने, चार। ठीक है, क्या क्या इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, एक तो यंग्स मॉडुलस है, दूसरा शियर मॉडुलस है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, तीसरा बल्क मॉडुलस है, और चौथा पॉइजंस रेशियो है। ये चार इलास्टिक कांस्टेंट्स हमने देखे, वी हैव सीन फोर इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, अब जब हम यहां पर बैक जाते हैं तो हमने देखा था कि आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल के लिए इलास्टिक कांस्टेंट्स बस दो ही हैं, और हमने पढ़ लिए चार। ऐसा कैसे हो गया, होते दो हैं लेकिन पढ़ लिए चार। हाँ, होते दो हैं और पढ़ कैसे लिए चार जब दो ही होते हैं तो। ये तो मतलब खतरनाक ही काम हो गया, मतलब हम तो इतने एक्स्ट्रा होशियार निकले कि जो चीज होती नहीं है वो भी पढ़ ली। तो जो चार पढ़े हैं ना, वो टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स total number of elastic constants for isotropic homogeneous materials, for isotropic homogeneous materials चार हो जाएंगे। ठीक है ना।
तो ये टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल के लिए। तो टोटल 4 होते हैं, तो यहाँ क्या आधे बोले गए हैं, यहाँ पर बोले गए हैं इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आपके 4 है ना तो इंडिपेंडेंट बस 2 ही हैं, क्योंकि अगर दो इलास्टिक कांस्टेंट्स हमें कोई भी पता चल जाए तो बाकी के 2 भी पता चल जाएंगे, ठीक है ना। सो इफ एनी 2 इलास्टिक कांस्टेंट्स आर नोन, रिमेनिंग 2 कैन बी नोन, क्योंकि इनके बीच में रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। सो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल्स will be equal to 2। ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट 2 कैसे हो जाएंगे ये भी समझ लेते हैं हम। देखो इंडिपेंडेंट 2 कैसे हो जाएंगे, रिलेशनशिप हैं इनके बीच में, देयर आर रिलेशनशिप्स। जैसे सबसे पहला, और ये रिलेशनशिप ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, गेट में, ईएसई में, स्टेट सर्विसेज में, हर जगह पर, ठीक है ना। तो सबसे पहला रिलेशनशिप है E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। तीसरा रिलेशनशिप है E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस जी। और चौथा रिलेशनशिप है म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G, ठीक है। ये 4 रिलेशनशिप्स हैं, 4 रिलेशनशिप्स हैं। तो अगर आपको K और G पता है, तो अगर आपको K और G पता है तो E मिल जाएगा और म्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट कितने हुए, बस 2 हुए, 2 पता है तो 2 तो मिल जाएंगे। अगर आपको E और म्यू पता है, E और म्यू पता है तो आपको G मिल जाएगा और आपको K भी मिल जाएगा, चारों पता चल गए। अगर आपको म्यू और G पता है तो आपको E मिल जाएगा, और फिर E मिल गया तो फिर K मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे ही म्यू और K पता है तो E मिल जाएगा, E मिल जाएगा तो फिर G भी मिल जाएगा। तो ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। तो बस 2 ही इंडिपेंडेंट हैं, अगर कोई भी 2 पता चल जाते हैं तो बाकी के 2 आप इन्हीं एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो यहां पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाले जो रिलेशनशिप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स 4 हैं, E K म्यू G, और इंडिपेंडेंट हैं 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जरा, ट्राई करो। पोल नहीं आया तो फिर कमेंट में आंसर कर दो। ठीक है। फॉर अ सर्टेन मटेरियल पॉइजन्स रेशियो इज 0.25, तो पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है 0.25। देन रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू बल्क मॉडुलस, रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू बल्क मॉडुलस ये कितना होगा। तो E और K के बीच में रिलेशनशिप हमें पता है, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा E अपॉन K, यहां से हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, कितना हो जाएगा, म्यू की जगह अगर आप 0.25 रखोगे तो ये 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, और 1 माइनस 0.5 भी हो जाता है 0.5, ये आ जाएगा 1.5। तो E अपॉन K हमारे पास मिल जाएगा 1.5।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों ने ऑप्शन ए किया है। ऑप्शन ए किया है सिर्फ 25% बच्चों ने। ठीक है, लीडर बोर्ड देखते हैं। आदर्श, समदर्शी, हिमांशु सिंह, अमित कुमार, अरविंद कुमार और मोहम्मद असजद। ठीक है, तो इन सारे बच्चों ने ए आंसर टिक किया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। देखो जी को कई जगह ना सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, शेयर मॉडुलस को ना कई बार सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहां पर सी से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। तो 9 kg अपॉन 3k प्लस जी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक, सी सी, दो रिजल्ट्स, 62.79%। ठीक है, चलिए, ओ नाम तो देख ही नहीं पाए, खैर कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, 60 सेकंड दे रहे हैं, सॉल्व इट। ये तो काफी आसान है, सब लोगों ने ऐसे ही कर दिया है ना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इसमें तो कोई टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे लगा टफ सा क्वेश्चन होगा, ये तो बड़ा आसान सा था। सो करेक्ट आंसर इज डी। तो फिफ्थ है, यहाँ पर 98 की जगह 58 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? 58% बच्चों ने आंसर किया है। चंद्रशेखर साहनी, आदर्श, समदर्शी, मनु, अशांक और पंकज हैं। चलो आगे क्या है, आगे है, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी, बहुत ही बड़ा आभार आप लोगों का, आप लोगों ने ज़्यादा परेशान नहीं किया। ठीक है, अब ब्रेक दे देते हैं और 8 बजे मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं 8 बजे।